हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिनमें से हमने कल 25 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। और नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन से। 26 क्वेश्चन में है संविधान के 26 क्वेश्चन इसमें संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें फर्स्ट विकल्प है, समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं। थर्ड विकल्प है इसका, भारतीय संविधान में कठोरता तथा लचीलेपन का उचित समन्वय है। फोर्थ है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को पढ़िए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट्स में इनके उत्तर भी बताइए, और जिससे कि सभी को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हमें काम आए। और जैसे अब हम इसको करते हैं, जैसे 26 क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो हम एक एक विकल्प को देखेंगे और उसकी व्याख्या देखेंगे। समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है तो संविधान में संशोधन करती रहती है और नई चीजों को ऐड करती रहती है, और ऐसी चीजें जो कि ऐसी बातें जो कि अब वर्तमान में अनावश्यक हो चुकी हैं उनको हटाती रहती है। तो ये समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। फर्स्ट विकल्प सही है, एकदम करेक्ट है। फिर सेकंड, संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की समय समय पर व्याख्या करता रहता है, अलग अलग जो केसेज आते हैं, जो वाद आते हैं, उनके माध्यम से। और जो सर्वोच्च न्यायालय इसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, एक ही जो वाद है उसकी अलग अलग व्याख्याएं करता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें यही कहा गया है कि संवैधानिक जो बात है उसकी एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फिर थर्ड है, भारतीय संविधान में कठोरता तथा लचीलेपन का उचित समन्वय है। तो जो भारतीय संविधान है वो कहीं पे कठोर है और कहीं पे लचीला है। जैसे कहीं पे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत इजी है, और किसी किसी चीज को अमेंड करने के लिए बहुत ज्यादा कठोर प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। तो ये कठोर और लचीलापन दोनों का समन्वय है, ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। और फोर्थ है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि भारतीय संविधान में समय के अकॉर्डिंग संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकती है, और आवश्यकता पड़ने पर बहुत सारे संविधान संशोधन अभी तक किए भी जा चुके हैं। 100 प्लस संविधान संशोधन हो चुके। तो इस टाइप से हमारा संविधान एक जड़ या अपरिवर्तनीय नहीं है, वो एक जीवंत दस्तावेज है। तो ये विकल्प भी हमारा करेक्ट है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो हमारे जो चारों ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो आंसर आएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया है? तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे जो अनुच्छेद हमारा ये है, जैसे जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था ना, 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, उसके तहत कहा गया कि जो अनुच्छेद 352 के तहत हम नेशनल जो इमरजेंसी लगाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, तो वो सशस्त्र विद्रोह केवल मतलब जो सशस्त्र विद्रोह उसके आधार पर नहीं लगाई जा सकती। उसमें जैसे किस संशोधन के द्वारा आंतरिक व्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया है? तो ये अनुच्छेद 44 के तहत, सॉरी 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसमें आंसर आएगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। और इस टाइम जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, ये फैक्चुअल ज्यादा है,
और लास्ट चैप्टर्स में हम इनको पढ़ चुके हैं, तो आप पहले उन चैप्टर्स को देखिए, उनकी क्लासेस सुनिए, उसके बाद इनको सॉल्व कीजिए, तो आपको काफी ज्यादा इनको सॉल्व करने में इजी होगा। जैसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो ये है सूची फर्स्ट और ये है सूची सेकंड, इसमें संविधान संशोधन दे रखे हैं। जैसे जो हमने कुछ, जैसे दादरा नगर हवेली है, पुडुचेरी है, गोवा दमन दीव है और सिक्किम है। जब भारत का एकीकरण पढ़ा था तो उसमें देखा था इन सभी का जो विलय है संविधान संशोधनों के माध्यम से किया था। जैसे सिक्किम है, सिक्किम का के लिए हमने 2 संविधान संशोधन किए थे, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। तो लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में, उसके तहत सिक्किम का पूर्णतः विलय कर लिया गया था इंडिया में। तो जो सिक्किम है उसका पूर्णतः विलय किया गया इंडिया में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और जो दादरा नगर हवेली है, इसका 10वें संविधान संशोधन के तहत भारत में विलय किया गया 1961 में। और जो पुदुचेरी है, इसका किया गया है 14वें संविधान संशोधन के तहत भारत में विलय किया है। और जो गोवा दमन दीव है, गोवा दमन दीव ये हमने पुर्तगालियों से मुक्त कराए थे और भारत में इनका विलय किया था 1961 में। तो इसको किया गया है 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन दीव को। अब हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसे दादरा नगर हवेली ए में आएगा सेकंड, ए में सेकंड, इसमें भी है और इसमें भी है। अब सिक्किम को देख लेते हैं। जैसे डी में है थर्ड, तो डी में थर्ड किस किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखते हैं, जैसे सी है गोवा दमन दीव, तो इसमें सी में 4 आएगा, सी में 4 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी। जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। ये ज्यादातर जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मिलान वाले, उनमें एक या दो का हमें पता होता है, उससे ही हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें सभी ज्यादातर 3 विकल्प का हमें पता होना चाहिए था। तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के बाउंसर टाइप के आते हैं। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए राज्य के निर्माण का अधिकार संसद में निहित है। नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल की सहमति या असहमति नए राज्य के निर्माण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नए राज्य से संबंधित विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रभाव है। तो जैसे नए राज्य, जो संविधान का अनुच्छेद 3 है, उसमें नए राज्य की जो गठन की प्रोसेस है ना, वो बताइए। अब हम देखते हैं, जैसे जो अनुच्छेद 3 है ना, आर्टिकल 3, इसमें जो नए राज्य के गठन की प्रोसेस बताइए। नए राज्य का गठन, तो इसमें बताया गया है कि जो नए राज्य के गठन, जैसे जो हमारे सरकार है, केंद्र सरकार है, संसद है, वो नए राज्य का गठन कर सकती है। किसी भी राज्य को, मतलब उसमें से ही कुछ पार्ट उसका अलग करके नए राज्य बना सकती है, कोई भी सीमा में उसकी में परिवर्तन कर सकती है, नेम चेंज कर सकती है। तो इसका पूर्णतः संसद को अधिकार है। इसके लिए जैसे कोई विधेयक आया, जैसे संसद ही इसके लिए प्रस्ताव ला सकती है, विधेयक ला सकती है नए राज्य के गठन के लिए। तो जैसे कोई प्रस्ताव आया तो सबसे पहले तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए इसमें। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद राष्ट्रपति से भेजता है, संबंधित राज्य को भेजता है इस प्रस्ताव को। वो संबंधित राज्य उसे विधानमंडल में, उनके जो विधानमंडल है उसमें रखवाता है। अब विधानमंडल चाहे उसमें सहमति दे या ना दे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस प्रस्ताव पर। उसके बाद जो संसद है, वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जिस भी सदन में, दोनों सदनों में ही जो सिंपल मेजोरिटी होती है ना, साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता और वो पारित हो जाएगा। इस टाइप से नए राज्य का गठन हो जाता है। और जो हमारा जो ये होता है ना, जैसे संविधान संशोधन से रिलेटेड जो प्रस्ताव होता है या विधेयक होता है,
इसको इससे इस पे कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। हम अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं ना, वो नहीं बुलाई जा सकती इस पे। और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से तो ये पेश ही हुआ है। इस तरह से जो नए राज्य का गठन है ना, अगर हम इसे लिख के देखें तो सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है इसमें, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिख लेते हैं। और दूसरा, जैसे राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता लास्ट में। और जो संविधान संशोधन विधेयक इस पे संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता, ज्वाइंट सीटिंग भी नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो संसद है उसके साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसका साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 29, ये है जैसे इसमें नए राज्य के निर्माण का अधिकार संसद में निहित है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर सेकंड है, जैसे नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश किया जा सकता है, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा था, इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये विकल्प। फिर जैसे थर्ड विकल्प है, इसमें है राज्य विधानमंडल की सहमति या असहमति का नए राज्य के निर्माण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये करेक्ट है। जैसा कि हमने देखा था अभी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सहमति दे न दे, इसमें संसद का ही होता है मेन रोल, तो ये भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी करेक्ट हो गया, थर्ड विकल्प। फोर्थ है, नए राज्य से संबंधित विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो ये भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा फोर्थ। तो इस टाइप से हमने देखा, इसमें पूछा है उपयुक्त में से कितने कथन चाहिए, तो दो चाहिए, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड, दो कथन चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन है हमारा मूल कर्तव्यों से रिलेटेड। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 94वां संविधान संशोधन 1998, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो इसमें पूछा है कि भाई मूल कर्तव्यों से रिलेटेड संविधान संशोधन कौन से हैं, तो हम जैसा कि हम देखते हैं, मूल कर्तव्य हमारा मूल संविधान था ना, उसका भाग नहीं है। हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था, उसमें मूल कर्तव्यों को नहीं रखा गया था। लेकिन जैसे 1976 में जो हमारी इंदिरा गांधी थी, वो पूर्व जो सोवियत संघ था, वर्तमान में जिसे रूस कहते हैं, उससे प्रभावित थे, और उन्होंने वहीं से ही जो रूस से ही जो हमारे मूल कर्तव्य है उनको एडॉप्ट किया है। वहीं से ही प्रेरित होके हमने सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड किया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए ये। और उस टाइम हमने 10 मूल कर्तव्य ऐड किए थे, 10 मूल कर्तव्य ऐड किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो 11वां मूल कर्तव्य है ना, ये हमने ऐड किया था 2002 में, सन 2002 में, सन 2002 में 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमने 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया था। तो
दो संविधान संशोधन हमारे मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है, एक तो 42वां संविधान संशोधन और एक 86वां संविधान संशोधन। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट विकल्प में है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये करेक्ट है। और दूसरा है 94वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1998 में, ये रॉन्ग है क्योंकि इसका मूल कर्तव्य से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हो गया हमारा रॉन्ग। अब जैसे थर्ड ऑप्शन है, इसमें 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके द्वारा हमने 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया था, तो ये भी इससे रिलेटेड हो गया। तो इस टाइप से हमने देखा कि इसमें सही पूछ रहा है भाई कौन से सही विकल्प है, तो 1 और 3 करेक्ट है, आंसर आएगा सी। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन देखा 30। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये हमारे मूल कर्तव्य का क्वेश्चन है और मूल कर्तव्यों को लास्ट हमने 3 क्लासेस में कवर किया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे एग्जाम्स में मूल अधिकारों से 1-2 क्वेश्चन आते ही है, तो आप सभी उन क्लासों को लेना, उस वो की एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो यह फर्स्ट ऑप्शन है, यह नागरिक कर्तव्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है। तो इसमें पूछा है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में ये कथन देखने, फिर बताना कि कौन कौन से सही है। तो हम एक एक को लेके देखते हैं। अब ये नागरिक कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो हम मुख्यतः तो ये हमारे जो राज्य है ना, स्टेट अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, कोई भी कानून बना के या फिर संसद या विधायिका कोई कानून बना देती है जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो रिट जारी करता है और उसके माध्यम से मीन्स वो मूल अधिकारों का संरक्षक है और हमें न्याय दिलाता है। तो इस तरह से ये नागरिक मुख्यतः तो ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ना कि नागरिक कृत्य के विरुद्ध। मुख्यतः जनरली हम देख रहे हैं एक आदमी नागरिक के विरुद्ध भी है, लेकिन जनरली ये इसमें नागरिक नहीं आएगा, स्टेट आएगा। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड है, ये संविधान के भाग 3 में सूचित है, तो जो मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में सूचित है, तो ये करेक्ट हो गया इसका। और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कौन सुनिश्चित करता है? ये मूल अधिकार सुनिश्चित नहीं करते, ये हमारी प्रस्तावना और जो हमारे डीपीएसपी है वो सुनिश्चित करते हैं। जो हमारे ये हो गया रॉन्ग, ये मुख्यतः डीपीएसपी और हमारी जो प्रस्तावना है ना उसमें है ये प्रस्तावना। तो इस तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फोर्थ है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की बात है, तो हमने जो मूल अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ही ऐड किए। तो इस टाइप से हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है सेकंड और फोर्थ, तो इसमें आंसर बी है सेकंड और फोर्थ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 14 मूल अधिकारों के क्वेश्चन आएंगे अब आगे। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष क्षमता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ये विधि का समान संरक्षण भी की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। विधि के समक्ष क्षमता ये नकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधि के समान संरक्षण ये सकारात्मक अवधारणा है। इसमें बताना है कि हमें भाई कौन कौन सी सही है। तो हम अनुच्छेद 14 हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें है, जैसे एक तो उसमें 2 टर्मों की बात की गई है, एक तो विधि के समक्ष क्षमता और एक विधि का समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष क्षमता है वो तो हमने ब्रिटेन से लिए, और जो विधि का समान संरक्षण है ये हमने यूएसए से ग्रहण किया है। अब एक तो थी नकारात्मक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब उसमें जो नकारात्मक अवधारणा है विधि के समक्ष क्षमता है, इसमें बात की गई है कि भाई विधि के समक्ष क्या है, सभी व्यक्ति समान है और कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है, सभी कानून के समक्ष समान है। तो ये एक तरह से जैसे कोई मुसीबत में भी है ना तो उसको भी उसके लिए भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता,
मतलब भाई सकारात्मक तरीके से कोई भेदभाव कर ले, उसकी ये बात नहीं करता। इस टाइप से ये नकारात्मक है। जैसे कि एक जो वृद्ध व्यक्ति है उसके लिए तो कुछ स्पेशल किया जा सकता है, उसके हित में कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसका भी अधिकार नहीं दिया गया है, सभी को समान बताया गया है। इस टाइप से ये नकारात्मक अवधारणा है। लेकिन जैसे दूसरी है विधि के समान संरक्षण की अवधारणा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सकारात्मक कैसे है? ये है जैसे इसमें कहा गया है कि भाई समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात की गई है, कि भाई अगर आपकी परिस्थितियां समान है, जैसे सारे युवा लोग हैं एक लाइन में खड़े हैं तो ठीक है, एक लाइन में खड़े, लेकिन उनके लिए समान परिस्थिति है तो समान व्यवहार करो। लेकिन अगर उस लाइन में कोई दिव्यांग है या कोई वृद्ध महिला है तो उसके लिए अलग लाइन लगाई जा सकती है। तो इस टाइप से ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ये है अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समान संरक्षण की बात कर रहे थे हम। तो इस टाइप से हमने देखा कि सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा ये कैसे है। तो अब हम इसके ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। विधि के समान क्षमता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है विधि का समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है विधि के समान क्षमता नकारात्मक अवधारणा है, और जबकि विधि का समान संरक्षण सकारात्मक अवधारणा है, तो ये भी करेक्ट है। इस टाइप से हमारे इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो देखते हैं उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो तीनों करेक्ट है, तो डी आंसर आ जाएगा, डी आंसर है इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मूल अधिकार और उनसे संबंधित निर्बंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(3) में है, वृत्ति व्यापार और आजीविका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(5) में है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) में है, और संगम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(4) में है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जो हमने आर्टिकल जो 19 पढ़ा था, अनुच्छेद 19 से 22 तक हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम, है ना। तो उसमें हमने जब 19वां संविधान 19वां जो अनुच्छेद पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था 19(1)(a) में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी। मतलब 19(1) में हमने जो सात है ना, सात मुख्यतः 6 जो स्वतंत्रता है उनकी बात की है, 7 अधिकारों की बात की थी। एक तो हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार। इसके अतिरिक्त जैसे वो 6 जिनकी हमने डिस्कस किया था 19(1)(a) के तहत हमने डिस्कस किया था। इसके तहत हमने 7 अधिकार डिस्कस किए थे। जैसे 1(a) में तो है हमने बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की थी। और जो बी है इसके तहत हमने बात की थी शांतिपूर्ण सम्मेलन की, इसे हमने एक स्टोरी के जरिए भी समझा था। और सी के तहत हमने बात की थी संघ बनाने की, और डी के तहत हमने बात की थी अबाध विचरण की, अबाध विचरण की। और ई के तहत हमने बात की थी विचरण की निवास की, निवास। और ई के तहत जो एफ में था ना संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया था 44 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और जो जी में हमने बात की थी आजीविका कमाने की, रोजगार की, आजीविका की। तो इसे हमने एक स्टोरी के माध्यम से समझा था कि भाई एक व्यक्ति है जिसे बोलने का शौक है या फिर बोलने में माहिर है, अच्छा है, तो वो अपना सम्मेलन भी करवा सकता है, सम्मेलन करवाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। तो वो बाद में जब वो सम्मेलन करवाएगा तो वो जगह जगह वो क्या है अपनी एक पार्टी भी बना सकता है, संघ भी स्थापित कर सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकता है। जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएगा तो उसे जगह जगह घूमना पड़ेगा, आबाद विचरण करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो उसे विचरण करना पड़ेगा। फिर जब वो जगह पूरे देश में घूमेगा तो उसे कहीं ना कहीं पे रात को रुकना भी पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। नेक्स्ट जब वो इसके लिए उसे पैसे भी चाहिए और इसके लिए वो करेगा फिर रोजगार। इस टाइप से हमने एक स्टोरी के माध्यम से समझा था अनुच्छेद 19 को, क्योंकि वैसे तो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, लेकिन एक स्टोरी के जरिए से जब हम इसे समझते हैं तो ये हमें एक लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, जब तक एग्जाम के बाद भी याद रहेगा।
तो इस टाइप से अब हम देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 1 में ही दे दिए भाई 7 प्रकार की जो अधिकार है ये, तो अब इस पे कुछ है ना आबाद नहीं है ये, इन पे कुछ लिमिटेशंस लगाई गई थी, मतलब इन पे कुछ सीमाएं हैं जो कि अनुच्छेद, जैसे हम देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 1 है ये है ना, इस पे तो आर्टिकल 92 के तहत 8 सीमाएं लगाई गई थी, 8 प्रकार के जो निर्बंधन है, बाउंडेशन है, वो लगाई गई थी। इसी टाइप से इस पे 19(3) के तहत सीमाएं लगाई गई है, और जो ये है ना 19C, इस पे 19(4) के तहत सीमाएं लगाई गई है, और ये दोनों है ना इन पे 1 के तहत ही 19(5) के तहत सीमाएं लगाई गई है, और जो ये है ना जी, इस पे 19(1)(6) के तहत कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। अब ये हमने देखा जो 19 आर्टिकल जो 19(1) है, इसमें जो ये अधिकार दे रखे हैं, इन पे किस टाइप से किस किस आर्टिकल में सीमाएं लगाई गई हैं, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद अब इनके अंदर जितनी भी जो निर्बंधन है, जो भी सीमाएं, हमने वो जब इसका चैप्टर पढ़ा था मूल अधिकारों का, तो उसमें पढ़ लिया था अच्छे से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित जो निर्बंधन है, मतलब इसमें जो सीमाएं हैं इसकी, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें इनको इसी टाइप से सुमेलित करवा रखा है। जैसे सम्मेलन की स्वतंत्रता है, तो ये 19(3) में है, ये करेक्ट है। और फिर जैसे ये है वृत्ति, व्यापार और उपजीविका की स्वतंत्रता, ये किस में देखी थी हमने, ये देखी थी हमने 19(6) में, है ना। इसके अतिरिक्त जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) में है, संगम की स्वतंत्रता 19(4) में है, इसमें आंसर आएगा ये, इसमें जो ये है ना, इसमें 6 आएगा। आप भी कमेंट्स में इनके आंसर्स बताइए। तो है ये हो गया 33। अब हम करेंगे 34 क्वेश्चन को। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध शामिल किया गया है। तो हमने जब अनुच्छेद 15 पढ़ा था, तो 15(1) में हमने देखा था कि जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो 5 आधार हमने याद किए थे, धम जलज के आधार, धम जलज, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। आप भी इनको अच्छे से इस टाइप से याद कर लीजिए, तो इससे हमारे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें मतलब 5 आधार पूछे हैं, जिनके आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का विभेद का प्रतिषेध शामिल किया है। तो इसमें हो गया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो अब क्या बचा, अब ये 5 ऑप्शन बचा, निवास ये नहीं है इसमें, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें यही पूछे हमसे 1, 2, 3, 4 और 6, ये ऑप्शन डी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। अब नेक्स्ट है 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों में वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क है गैग है, और भाग घ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है, और भाग क में उन राज्यों को शामिल किया गया है जहां गवर्नर जनरल का शासन था। तो इसमें जैसे हमने जो भारत का एकीकरण जो चैप्टर कवर किया था, उसमें हमने ये देखा था कि जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनके लागू हुआ था, उस टाइम हमारे देश को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। तो वो कैटेगरीज हमने ABCD के नाम से पढ़ी थी, या फिर उन्हें क ख ग घ में भी रख सकते हैं। अब जो हमने देखा था कि जो क है उसमें क्या था, उसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे ना, 9 ब्रिटिश प्रांत को रखा गया था। और जो भाग क है, इनमें गवर्नर का शासन होता था। जो ब्रिटिश प्रांत थे ना, इनमें गवर्नर का शासन था। और जो भाग ख है, इसमें राजस्थान भी इसी में शामिल था। इसमें जो ना
पूर्व की जो देशी रियासतें थी जहां पे राजे रजवाड़ों का शासन था, जैसे कि राजस्थान भी राजे रजवाड़ों के लिए फेमस था, यहाँ पे बड़े बड़े राजवंश हुए, तो ये भी एक रियासत थी, तो इसको भी भाग घ में शामिल, मतलब ख में शामिल किया था। और यहाँ पे 9 रियासतें शामिल थी इसमें भी। अब जो भाग ग है, इसमें जो हमारी चीफ कमिश्नरी एरियाज थे ना, जो उच्चायुक्त प्रांत थे, जो कि संविधान सभा में भी हमने 4 उच्चायुक्त प्रांतों की बात की थी, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, जो कि ABCD से लर्न किए थे। तो वो जो बलूचिस्तान है वो तो पाकिस्तान में चला गया, बाकी 3 इधर रह गए। इसके अतिरिक्त भी और कुछ देसी रियासतों को भी इसमें शामिल किया था। तो टोटल 10 राज्यों को हमने भाग ग में रखा था। और जो भाग घ है, मतलब डी है, डी कैटेगरी है, इसमें ओनली अंडमान निकोबार को शामिल किया था। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही सॉल्व करवाया है कि 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। इसमें हमसे यहाँ पे भी स्टूडेंट से रॉन्ग हो जाता है, सत्य असत्य के चक्कर में हम जल्दी में जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसे रॉन्ग करके आ जाते हैं, असत्य को सत्य समझ लेते हैं। तो अब हम एक एक विकल्प को देखते हैं। 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड में भाग कैक है, गैग है, 4 वर्गीकरण के नाम रखे गए, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फिर भाग घ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित थे, यह भी करेक्ट है। भाग क में उन राज्यों को शामिल किया गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था, तो ये भी करेक्ट है। तो 4 ऑप्शंस करेक्ट है इसमें। इसका आंसर होगा, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है 36। इसमें ना परमादेश रिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसमें कहा गया है कि यदि जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो नागरिक है उनको मूल अधिकारों का संरक्षक है वो, और गारंटी भी देता है, भाई मूल अधिकारों को रक्षा करने की गारंटी देता है हमें सुप्रीम कोर्ट। और अगर यदि फिर भी हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, वो कौन कौन सी है, वो है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, सेकंड है परमादेश, परमादेश जिसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस, मैंडमस। और जो थर्ड है वो है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। और जो फोर्थ है ये है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और जो 5 है ये है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के नाम से जानी जाती है। अब जो ये पांचों जो हमारी रिट हैं, याचिकाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको विस्तार से तो हम मूल अधिकारों के अंतर्गत देखते हैं। तो जैसे ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है कि मतलब आदेश, मीन्स आदेश नहीं कि जो बंदी है उसको प्रत्यक्ष करो, मतलब उसको प्रस्तुत किया जाए। तो इसका मीन्स है कि जैसे इसमें जैसे कोर्ट है वो ऑर्डर देता है कि भाई किसी व्यक्ति को यदि अवैधानिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसमें उसे मतलब कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है कि भाई उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, कोर्ट में प्रस्तुत करने की बात की जाती है। तो इसमें यही है कि बंदी को प्रत्यक्ष करो, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए। फिर दूसरा है परमादेश। जो परमादेश है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसमें है कि जैसे यदि कोई भी व्यक्ति है सरकारी पद पे आसीन है तो उसे जैसे वो अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहा तो कर्तव्य पालन करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है उसे कि भाई अपने कर्तव्यों का पालन करो सही से। तो इसमें इसी की बात की गई है
ये निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जाती ये रिट, परमादेश। फिर ये जो प्रतिषेध है, इसमें है कि प्रतिषेध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसमें जो वरिष्ठ न्यायालय होता है ना, वो जो उसका कनिष्ठ न्यायालय होता है, अपने से जूनियर जो कोर्ट होता है, उसको ऑर्डर जारी करता है। इसमें जो उच्चतर न्यायालय अपने निम्नतर न्यायालय को आदेश देता है, उससे यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, उसको रोकता है, उसमें प्रोहिबिशन किया जाता है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है कि भाई आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हो, उसको वहीं की वहीं रोक दिया जाता है। तो ये हो गया प्रोहिबिशन। फिर उत्प्रेषण है, इसमें ये भी सेम है कि भाई यदि उस जो निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, तो उच्चतर न्यायालय इसमें भी रोकता है। लेकिन जो इसमें है प्रोहिबिशन में तो ओनली रोकता ही है, इसमें भी रोकता है, लेकिन इसमें आगे भी कार्यवाही करता है, उस मामले को स्वयं के पास मंगवा लेता है और उसके बाद उस पर स्वयं कार्यवाही करता है, इस टाइप से। लेकिन जो जैसे प्रतिषेध वाली रिट है, ये ओनली मतलब न्यायपालिका के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, जुडिशियरी के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। लेकिन जो ये उत्प्रेषण है, ये जुडिशियरी के साथ साथ न्यायपालिका के साथ साथ कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ये डिफरेंस है इनमें, तीन प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। अब जैसे क्यू वारंट है, अधिकार परीक्षा, इसमें क्या होता है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी पद पे बैठा है, लेकिन वो अवैधानिक रूप से बैठा है, वो उस पद के योग्य नहीं है, तो उसे कोर्ट ऑर्डर देता है कि भाई आप किस हक से बैठे हो इस पद पे, आप तो इसके योग्य नहीं हो। तो इस टाइप से ये, लेकिन जो उसको नियुक्त कर रहा है ना इस पद पे, उसके खिलाफ नहीं जारी की जाती, जो बैठा है ना उसके खिलाफ ही जारी की जाती है। इस टाइप से हमने थोड़ा थोड़ा जाना है इनके बारे में, जो ये हमारी 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अब हमारा क्वेश्चन है परमादेश रिट से संबंधित है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे परमादेश रिट संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो परमादेश सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है। परमादेश निम्नतम न्यायालय तथा अधिकरणों के विरुद्ध होता है। परमादेश व्यक्तियों के विरुद्ध उन मामलों में होता है जहां उन पर एक लॉक कर्तव्य अधिरोपित किया जाता है। तो जो परमादेश रिट है, इसमें हमने देखा था कि आदेश दिया जाता है कि भाई कोई व्यक्ति है, वो सरकारी पद पे आसीन है, लेकिन वो अपने कर्तव्य पालन नहीं करता सही से, तो कर्तव्य पालन करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है उसको। तो इसमें ये ओनली मतलब लगभग ये ज्यादातर सरकार के खिलाफ ही जारी की जाती है, तो सरकार के विरुद्ध होता है, ठीक है, क्योंकि सरकारी पद पे वो व्यक्ति बैठा है। दूसरा ऑप्शन है सरकार निम्न न्यायालय तथा अधिकरणों के विरुद्ध होता है, तो ये भी करेक्ट है इसका। थर्ड है परमादेश व्यक्तियों के विरुद्ध उन मामलों में होता है जहां उन पर एक लॉक कर्तव्य अधिरोपित होता है, तो वो कर्तव्य पालन करने के लिए ही तो ऑर्डर दिया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। इसमें तीनों सही उत्तर बताना है, तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो इसमें आएगा ए, इसमें ए ऑप्शन आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 भारतीय संविधान के संबंध में राज्य सार्वजनिक सेवा प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में किन आधारों पर विभेद कर सकता है? तो जब हमने आर्टिकल 23 पढ़ा था, अनुच्छेद 23, कौन सा पढ़ा था? अनुच्छेद 23 पढ़ा था। तो हमने इसमें पढ़ा था मानव के दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर प्रतिषेध, बलात् श्रम पर प्रतिषेध की बात की थी, श्रम पर प्रतिषेध। जो इसमें कहा गया था कि भाई जो मानव है उसको दुर्व्यापार नहीं किया जाना चाहिए, जो मानव तस्करी उस पर रोक लगाई गई थी इसके जरिए से। और जो बलात् श्रम है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जा सकता, दोनों पे रोक लगाई गई थी। अब इसमें एक बात और हमने और पढ़ी थी कि क्या जो हमारा राज्य है, स्टेट है, वो व्यक्तियों से काम करवा सकता है? क्या वो लोगों को जनहित में लोगों को काम करना पड़ सकता है? तो अनुच्छेद 23 में कहा गया था कि यस, यदि राज्य जनहित में जरूरत पड़ेगी तो राज्य मतलब लोगों से कार्य करवा सकता है। जैसे कोई युद्ध छिड़ गया और
जरूरत पड़ गई, सीमा पे जरूरत पड़ गई कि भाई कुछ युवाओं को इधर भेजो, तो उसमें राज्य कोई बाध्य भी नहीं है कि वो वही वेतन देगा ही देगा इसके लिए। तो यहाँ पे हमने बात की थी इसकी कि भाई हाँ, राज्य जनहित में नागरिकों पर अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। या फिर जैसे कोई अभियान स्टार्ट किया है, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया था, तो उसमें कि भाई सभी नागरिक आओ और यहाँ पे रेलवे स्टेशनों पे या फिर जो सरकारी स्थान है उन पे सफाई का कार्यक्रम करो, मतलब सुबह सुबह आके 1 घंटे झाड़ू लगाओ 7 से 8 बजे तक। तो ये राज्य है, तो ये सभी अपने जो नागरिकों पे जनहित में अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन हमने इसमें कुछ आधार पढ़े थे, 4 आधार, इन पे नहीं कर सकता कोई भेदभाव। तो वो कौन कौन से थे, हम इस क्वेश्चन इसमें यही पूछा गया है, भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य सार्वजनिक सेवा प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। तो वो हो जाएगा, जैसे इसमें 4 आधार बताए थे, धर्म, मूलवंश, लिंग और धर्म, मूलवंश, जाति, इसमें ये 3 बताए थे, 3 बताए थे, धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग। धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग बताया था, चौथा वर्ग। और ये 2 आधार है ना, एक तो लिंग और एक जन्म स्थान, इन दोनों आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 4 आधार बताए थे, धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग, कि इन चारों के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। फिर उन चारों के आधार पर नहीं कर सकते, तो इसमें 2 दिए गए जिन पे कर सकते हैं, तो वो है लिंग और एक जन्म स्थान। तो इसमें ये दोनों आ जाएंगे आंसर। सही उत्तर चुनिए, तो सही 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 ऑप्शंस में नहीं दिए हुए, हम इस पे कल डिस्कस करते हैं वापस से, इस पे वो लगा लेते हैं। आप भी कमेंट्स में इसका उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मित सही नहीं है। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में है। अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 में है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। तो हम इसमें एक एक को देखेंगे। इसमें जैसे अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ये हमने पढ़ा था अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में हमने पढ़ा था कि जो अल्पसंख्यक है, हमारे यहाँ पे 2 ही तरह के अल्पसंख्यक है, एक तो भाषाई और एक धार्मिक। कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए मतलब पृथक जो शिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 में पढ़ा था, तो ये है करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हमने पढ़ी थी आर्टिकल 26 में, तो ये रॉन्ग हो गया, 27 नहीं आएगा इसका, 26 में ये बात, किसमें, आर्टिकल 26 में। अब है अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार, ये आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 29 में बताया गया था जो भारतीय जो अल्पसंख्यक है अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि मतलब उनके संरक्षण का उनको अधिकार है। तो ये आर्टिकल 29 में ही करेक्ट है। फिर धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में कहा गया था कि भाई अंतःकरण की स्वतंत्रता है या फिर धर्म को मानने, आचरण करने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 25 में बताया गया था। आर्टिकल 25 से 28 तक जो हमने धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ी थी, तो इसमें ये भी करेक्ट है। हमारा है बी इनकरेक्ट है, इसमें ये ही आएगा इसका आंसर बी। लेकिन जैसे ये है आर्टिकल 27 में क्या है, फिर आर्टिकल 27 में है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष की वृद्धि के लिए या विकास के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। जैसे कि पहले टाइम में लगाया जाता था, मुगल काल या फिर सल्तनत काल में जजिया कर लगाया जाता था, जिससे कि जो मुस्लिम धर्म है मतलब लोग, जिससे कि हिंदुओं पे लगाया जाता था कि वो मुस्लिम धर्म की तरफ कन्वर्जन कर जाए, मतलब जिससे कि उनको फायदा हो रहा है, टैक्स नहीं लग रहा उनके ऊपर, तो इस टाइप से जजिया कर लगाया जाता था। लेकिन इसमें हमारे मूल अधिकारों में बिल्कुल मना कर दिया कि किसी भी धर्म के विकास के लिए ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें आर्टिकल 27 में टैक्स की बात की है। तो ये हो गया 38। फिर 39
नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? ये हमने पढ़ा था राज्य भारत का जो एकीकरण टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें हमने ये सब पढ़ा था कि सिक्किम, इसमें हम देखेंगे कि भाई इसमें वो पूछा है क्रम कि पहले किस राज्य को विलय किया गया, फिर किस राज्य को किया गया। तो जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे पहले नागालैंड को किया था, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम को 1975 में, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आएगा बी करेक्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट है 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, सशस्त्र विद्रोह के कारण ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है और अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें चर्चा की गई है जो जैसे हमारे जो मूल अधिकार हैं कि भाई उनकी क्या स्थिति रहती है जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है उस टाइम हमारे मूल अधिकारों की क्या स्थिति होती है, ये बताया गया है आर्टिकल 358 और 359 में। जैसे कि जो अनुच्छेद 358 है ना, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में, आर्टिकल 358 में बताया गया है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जैसे ही होगी, घोषणा के साथ ही जो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 ये स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। और 358 में कहा गया था कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी तो उस टाइम जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, अधिसूचना के द्वारा अन्य मूल अधिकारों का भी निलंबन कर सकता है। अधिसूचना द्वारा अन्य मूल अधिकारों का भी निलंबन कर सकता है। अन्य मूल अधिकारों का भी निलंबन कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया 1978 में कि जो आर्टिकल 20 और 21 है, इनका निलंबन नहीं हो सकता, निलंबन नहीं किया जा सकता। और इसके तहत भी कहा गया कि इसमें भी जो 44वें संविधान संशोधन है 1978 का, इसमें कहा गया कि जो सशस्त्र विद्रोह की बात की गई। अब हम इसे देखते हैं, जैसे आर्टिकल 358 में क्या कहा गया था। तो आर्टिकल 358 में कहा गया कि जो यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही जो हमारा आर्टिकल 19 है जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, उसका अनुच्छेद 19 का स्वतः ही निलंबन हो जाएगा, वो स्वतः ही सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन जैसे 44वां संविधान संशोधन किया गया फिर 1978 में जनता पार्टी की सरकार के समय, तो उसमें बोला गया कि यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, ये युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही निलंबित होगा। तो ये हो गया 358। और 359 में क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो जो राष्ट्रपति है ना, अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। लेकिन इसमें भी हमने वही सेम आर्टिकल 44 में संविधान संशोधन किया 1978 में,
और कहा गया कि नहीं, अनुच्छेद जो 20 और 21 है ना, वो तो कभी निलंबित ही नहीं होंगे, वो तो कभी सस्पेंड नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। तो इस टाइप से ये हमने मूल अधिकारों की स्थिति देखी राष्ट्रीय आपातकाल के समय। अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। तो 359 में है ये आर्टिकल में, ये भी करेक्ट है। फिर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, ये रॉन्ग है। हमने पढ़ा था, जो हम आर्टिकल 359 पढ़ रहे थे उसके तहत पढ़ा था 44वें संविधान संशोधन से हमने कहा कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब भी नहीं होंगे। तो इसमें कहा गया है भाई कि सभी मूल अधिकारोों का निलंबन किया जा सकता है, तो सभी का नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, तो ये है इनकरेक्ट। थर्ड, फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो 1, 2 और 4 सही है, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा सी, ये रॉन्ग है थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, आप भी मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करना। एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे क्वेश्चंस इसमें से सेम टू सेम आएंगे और इससे हमें ये भी समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है और हमारी छोटी छोटी एरर्स कैसे होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 41 संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो हमने पढ़ा था, जब हमने अनुच्छेद 25 से 28 में पढ़ी थी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 में पढ़ा था कि अंतःकरण की स्वतंत्रता या धर्म को मानने, आचरण करने, अबाध रूप से या उसको प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता पढ़ी थी। तो हमने पढ़ा था कि जो भाई अनुच्छेद 25 के तहत जो हिंदू शब्द है, इसमें 3 धर्मों को शामिल किया था, बौद्ध, जैन और सिखों को, क्योंकि जो ये तीनों धर्म है इनकी उत्पत्ति भारत से ही हुई है। जैसे चाहे बौद्ध धर्म हो, इसमें हमारे जो गौतम बुद्ध जी थे, महात्मा जो गौतम बुद्ध थे, वो अपने इंडिया से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। सेकंड, जो हमारे जैनों में जो हमारे इनके जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव जी, वो भी इंडिया से ही हैं। और जो इनके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, वो भी इंडिया से ही है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति भी इंडिया से ही हुई है। और जो सिख धर्म है इसकी उत्पत्ति भी इंडिया से हुई है। लेकिन जो पारसी है इसकी उत्पत्ति इंडिया से नहीं हुई, तो इसको हिंदू धर्म के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। तो इसमें आंसर ये आ जाएगा, हिंदू में किसे सम्मिलित नहीं करता है, तो पारसियों को नहीं करता, इसका आंसर है सी। फिर 42, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 21। अब उपयुक्त में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो हमने जैसा कि देखा था, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि ओनली मतलब केवल और केवल हमारे इंडियंस को ही प्राप्त है, वो हमने विदेशियों को नहीं दिए। तो वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 मूल अधिकार, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मूल अधिकार है जो कि ओनली ऑन हमारे इंडियंस के पास ही, हमने विदेशी नागरिकों को नहीं दिए। अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, अब इसमें 29 और 30 नहीं दिया है, और ये फोर्थ जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट लगा रखा है। भाई आर्टिकल 21 में तो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की अधिकार है, तो ये तो सबको ही प्राप्त है, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, है ना। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। उपयुक्त में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो इसमें आंसर है 1, 2 और 3। तो ये ऑप्शन है बी में आ जाए, बी ऑप्शन में आ जाए है इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के कौन से मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है।
और गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो जो अनुच्छेद 22 है ना, उसमें कहा गया है उस दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। जो हमारा अनुच्छेद 22 है ना, आर्टिकल 22 की बात की गई है। इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण, ये है आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो इसके तहत कहा गया कि जो सामान्य नागरिक हैं उनको 3 अधिकार दिए गए थे। एक तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार, एक तो गिरफ्तारी का कारण जानना कि भाई क्यों गिरफ्तार किया गया है, दूसरा जो वकील के माध्यम से अपना जो मतलब वकील से मिलने परामर्श का अधिकार है, तीसरा जैसे 24 घंटे के भीतर निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उससे मिलने का अधिकार। तो ये 3 अधिकार तो सामान्य नागरिक को दिए गए थे। लेकिन जो जैसे दो तरह के लोग हैं जिनको ये अधिकार नहीं दिए थे, एक तो शत्रु देश के नागरिक और एक जो निवारक निरोध के तहत जिनको गिरफ्तार किया जाता है, नजरबंद किया जाता है, उनको नहीं दिए गए थे। तो हम इन क्वेश्चंस इसको सॉल्व करते हैं। 22 इसको निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये करेक्ट हो गया। हाँ भाई, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। फिर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। ये भी है कि भाई गिरफ्तारी के बारे कि भाई क्यों गिरफ्तार किया है, इसका रीजन भी बताया जाएगा। बस जनहित में मना किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? दोनों करेक्ट है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सी। इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ये एक तो 1901 में, एक अनुच्छेद 31 में, 2 के तहत इसको मूल अधिकार बनाया था। मतलब मूल जो हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें इसे क्या रखा गया था? इसे 1901 और अनुच्छेद 31 के तहत ये क्या था? हमारा मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन इसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर क्या बना दिया? वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार, वैधानिक या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया। इसके अतिरिक्त जैसे इसे अनुच्छेद 300 के में ट्रांसफर कर दिया और भाग 12 में 4th अध्याय जोड़ा गया। 4th अध्याय जोड़ा गया। इस टाइप से जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी का, जो संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान के तहत ये अधिकार दिया था। लेकिन जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी सरकार को, जैसे जनहित में जब कुछ काम कर रहे थे, तो इसलिए इसे मतलब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के वैधानिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। या फिर कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार तो एक ही है, ये हमारा लीगल राइट है, वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। तो इसे हमने 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा के 300 के में ट्रांसफर कर दिया। वर्तमान में संविधान के भाग 12 में 4था अध्याय जोड़ा गया था, उसमें रखा हुआ है। तो अब हम इसे देखते हैं। इसकी चर्चा संविधान के भाग 13 में की गई है, तो ये रॉन्ग है, 13 में नहीं 12 में। फिर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के में संबद्ध किया गया, ये भी रॉन्ग है। इसमें आएगा अनुच्छेद 300 के या फिर 300 ए, है ना, ये भी रॉन्ग है, सेकंड भी। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में कांग्रेस की सरकार को इसे वैधानिक
मतलब कांग्रेस की सरकार ने इसे वैधानिक अधिकार बनाया था। उस टाइम 78 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस टाइम जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इस टाइम कौन सी थी? जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तीनों रॉन्ग हो गए, ए, बी और सी। अब है डी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 एक चय और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो ये हमारा करेक्ट है डी, तो हमारा आंसर होगा इसमें डी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 45। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो ये हमने किस अनुच्छेद में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में हमने इसका वर्णन किया था कि कुछ दशाओं की अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसकी बात हमने की थी अनुच्छेद 20 में कि भाई इसमें इसके तहत हमने 3 बातें की थी, 20(1), 2 और 3। 20(1) में क्या किया था? 20(1), 20(2) और 20(3) में 3 के तहत बात की थी। 20(1) में हमने कहा था भाई किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंड दिया जा सकता है जो कि वर्तमान में लागू था। भाई जब जिस दिन चोरी की थी उस दिन जो कानून बना हुआ था उसके लिए उसी के तहत तो सजा दी जाएगी। ये थोड़ी ना है आज कानून बना के कोई बड़ी सजा का प्रावधान कर दे और उसके तहत सजा दे। तो क्रिमिनल जितने भी लॉज है, क्रिमिनल जितने भी इशूज है, उनमें जो किसी भी कानून को मतलब पास्ट से लागू नहीं किया जा सकता, भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता। सिविल लॉज में ऐसा किया जा सकता है। फिर जैसे सेकंड था कि भाई किसी भी अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार ही सजा दी जा सकती है, 2 बार नहीं दी जा सकती। ऐसे हमने थर्ड पढ़ा था कि जैसे किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस टाइप से अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, जैसे इसको देखेंगे क्वेश्चन 45 को, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से सही है? तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, ये भी करेक्ट है। फिर कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता, ये भी करेक्ट है, 20(1) में है। फिर किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो तीनों करेक्ट है इसमें आंसर आएगा डी, क्योंकि तीनों करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है हमें। सत्य और असत्य में और कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था, तो जो मैसूर है ना, ये कर्नाटक का नाम रखा गया था, ना कि तमिलनाडु का, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तमिलनाडु का क्या नाम रखा गया था? तमिलनाडु का नाम था पूर्व नाम मद्रास, तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन। फिर सेकंड, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो ये करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बाद में इसको स्टेट की कैटेगरी में शामिल किया गया। फिर सेकंड ये है, बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, तो ये भी करेक्ट है। तो बी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य पूछा है, तो इसमें जो फर्स्ट है ना ए, ये आंसर में आ जाएगा, क्योंकि ए इसमें असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अब इन्हें देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। जो हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे ना, ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में पढ़े थे, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ये सभी चीजें हमने डिस्कस की थी, और ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो ये करेक्ट है, हमारा भाग 4 में ही है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी, ये भी करेक्ट है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, तो ये नीति निर्देशक तत्व ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये गैर प्रवर्तनीय है, न्यायालय इनको लागू
नहीं करवा सकता। तो ये हमारा हो गया इनकरेक्ट, ये परिवर्तनीय नहीं है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसमें पूछा है कौन से कथन सत्य हैं, इसमें है 1 सेकेंड और 4 डी है इसमें आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन है, 47 में अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में, 48 में कृषि एवं पशुपालन, 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो जैसे देखते हैं हमने अनुच्छेद जो 40 देखा था, इसमें ग्राम पंचायतों की बात की गई थी, तो ये है करेक्ट। फिर 47 है, 47 में ना अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात नहीं की गई थी, इसमें लोक स्वास्थ्य की बात की गई थी। इसमें लोक स्वास्थ्य की बात की गई थी, लोक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ की, स्वास्थ्य पोषाहार और मद और मादक पदार्थों के प्रतिषेध की बात की गई थी, है ना। इसमें ये इनकरेक्ट है। 47 में पब्लिक हेल्थ और पोषाहार मद और मादक पदार्थों के प्रतिषेध की बात की गई थी, इसकी बात नहीं की गई थी। जो अनुसूचित जाति जनजातियों एवं कमजोर वर्गों को जो उत्थान की बात की गई थी ना, ये आर्टिकल 46 में की गई थी, 46 में। तो ये हो गया इसमें से बी इनकरेक्ट। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है, ये करेक्ट है। फिर 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें असत्य पूछा है तो बी है इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। तो ये हमने नीति निर्देशक तत्वों में ही पढ़ा था कि जो आर्टिकल 44 है ये समान सिविल संहिता की बात करता है, तो इसमें ए है करेक्ट आंसर। और जो वर्तमान में जो गोवा राज्य है उसमें लागू है आर्टिकल 44। इसके तहत जो अब निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, आय और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना, पर्यावरण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसके तहत हम देखेंगे कि जो 42वें संविधान संशोधन है उसके तहत कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये है, ये हमारा जो आर्टिकल 43A है ना उसमें दिया गया है आर्टिकल 43E। फिर आय और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है 1978 में। ये 38 सेकंड में है, किसमें है, अनुच्छेद 38 सेकंड 38(1) में, है ना। फिर जो पर्यावरण तथा वन्यजीवों की सुरक्षा है ये भी हमने 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, ये भी 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा ऐड किया है। और ये उद्योग प्रबंध में भागीदारी, ये भी 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसके तहत जो ये है उद्योगों प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये पर्यावरण तथा वन्यजीवों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये तीन तो 42वें संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपी में जोड़े गए हैं। लेकिन जो ये है ना आय और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है, तो ये इनकरेक्ट है। सही उत्तर के नीचे दिए हुए कूटों से चुनिए, तो इसमें सेकंड नहीं आएगा, बाकी 1, 3 और 4 ए इसमें करेक्ट आंसर है। इस टाइप से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम कल से और जो हमारे जो भी क्वेश्चंस बचे हैं इस पार्ट से उनको कवर करेंगे। और यदि आपको क्लास ये
अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।